नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में इतिहास को पढ़ने वाले हैं और इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसका सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। अगर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए, चाहे यूपी पीसीएस की हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे हो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट पीसीएस की प्री परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें जो हिस्ट्री का सिलेबस है, अगर दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की भी बात की जाए तो उसमें भी सिलेबस में यही लिखा रहता है हिस्ट्री में कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब ये है कि अगर सिलेबस को हम लोग देखें, सिलेबस पे विचार करें, तो लगभग 50% क्वेश्चन भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या है? आज़ादी की लड़ाई के लिए जो सिस्टमेटिक वे में लड़ाई स्टार्ट हुई थी, लड़ाई क्या, उसे आंदोलन का उसने रूप लिया था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहाँ से जो सांगठनिक स्तर पे स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, अगर सिलेबस को देखें तो इस पर अगर हम विचार करें तो करीब 50% क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आएंगे वो 1857 की क्रांति के बाद से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक के आएंगे। और इसके अलावा जो हिस्ट्री का भाग है, प्राचीन काल से लेके प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उन क्वेश्चन का बैटेज रहेगा लगभग 50%। लेकिन ये तो हमें सैद्धांतिक रूप से सही दिख रहा है कि 50% क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें जो है कम ज़्यादा हो सकता है। दोनों सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में 50% से ज़्यादा हो सकते हैं, तो दूसरे सेक्शन में 50% से कम एमसीक्यू हो सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों पीसीएस और यूपीएससी मेंस के सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ हम लोगों को दिखेगा दोस्तों, एक चीज़ पे और विचार कर लेते हैं। जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है, याद रखना इसमें विश्व इतिहास नहीं है, इसमें केवल भारत का इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। वहीं अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में विश्व इतिहास है, वो भी कौन सा? आधुनिक विश्व इतिहास। इसमें क्या लिखा सिलेबस में? 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और उनके समाज पर प्रभाव। तो ये दोस्तों जो आधुनिक विश्व इतिहास है उसका बिंदु है। और दोस्तों याद रखना, जो एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम है, जो चरण आपका प्री का है, उसमें जो है विश्व इतिहास नहीं है। और अगर मेंस में अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति कब से कब तक की है? प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक की। ये इतिहास का ही हिस्सा है। इसमें क्या है, आपकी कला है, चित्रकला हो सकता है, वास्तुकला हो सकता है, मूर्तिकला हो सकता है, इसके अलावा साहित्य है। और अगर इंडिया के इतिहास की बात की जाए तो 18वीं सदी यानी आधुनिक भारत का इतिहास। अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात की जाए तो इसमें क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास है। और अगर कला एवं संस्कृति की बात की जाए, अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो वो प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक की है या आधुनिक समय तक की है। लेकिन जो अगर इतिहास की बात की जाए तो वो है आपकी मॉडर्न इंडिया या आधुनिक इतिहास की घटनाएँ। महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, व्यक्तित्व हैं और विषय हैं। इसके अलावा जैसा प्री में दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वैसे ही आपका मेंस में एक बिंदु है स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इतिहास का सिलेबस देखा। अब हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए
तो मोटे तौर पे यहाँ इसको हमने बांटा है 3 भागों में। एक तो है प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और उसके आगे बढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। अगर हम लोग इनको उप भागों में बांटें तो प्राचीन इतिहास को हम लोग बांट सकते हैं पाषाण काल, जिसमें आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल है। पाषाण काल के बाद का जो अगला चरण है भारतीय इतिहास में, वो है आपका ताम्रपाषाण काल। जो पाषाण काल का नामकरण है वो पाषाण के नाम पे इसलिए है क्योंकि इस समय मानव क्या करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर के बर्तनों का उपयोग करता था, पत्थर के हथियारों का उपयोग करता था, इसलिए इस काल का नाम क्या है, पाषाण काल पे रखा गया है। इसके बाद वाले चरण में क्या हुआ, मानव ने धातु का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया अपने हथियारों और औजारों के लिए। तो कौन सा काल हो गया ये, ताम्रपाषाण काल। और ताम्री क्यों, कांस्य या स्वर्ण काल क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था वो थी ताम्र। तो इस वजह से क्या नाम हो गया इसका, ताम्रपाषाण काल। अगर ताम्रपाषाण काल से आगे बढ़ें, अब दोस्तों यहाँ ताम्र भी है पाषाण भी है, मतलब पत्थर के औजारों का भी उपयोग हो रहा था और ताम्र धातु के उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा था। तो क्या हो गया, ताम्रपाषाण काल। इसके बाद जो समय आया वो है आपका कांस्य युग। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ कांस्य युग प्रारंभ हो गया था, और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ कौन सा युग हो रहा था, वहाँ चल रहा था महापाषाण युग। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को कई पुस्तकों में जो कांस्य युग है इसके बाद आपको महापाषाण युग पढ़ने को मिलेगा, तो वो किस रेफरेंस में, वो है आपका साउथ इंडिया के मामले में। और यहाँ हम लोग कहाँ बढ़ गए थे, यहाँ बढ़ गए थे आपके लौह युग में और वैदिक सभ्यता में। और जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी वो कौन सी थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वहाँ लोग कांस्य धातु का बहुतायत प्रयोग करते थे। अगर कांस्य नाम है या लौह नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय के लोग केवल कांस्य का उपयोग करते थे, कांस्य के अलावा भी उन्हें अन्य धातुओं का ज्ञान था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कांस्य का उपयोग करते थे, इस वजह से युग का नाम कांस्य युग के नाम हो गया। तो दोस्तों ये है हमारा प्राचीन काल का इतिहास, जो शुरुआती इतिहास है। इसके बाद क्रमशः महाजनपद काल है, फिर उसके बाद आपका अगर वंश या साम्राज्य के नाम पे देखें तो मौर्य काल है, फिर आपका मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, फिर आपका पूर्व मध्यकाल है। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं मध्यकाल में। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग जो प्राचीन इतिहास में देख रहे हैं वो आज के इस लेक्चर में देख रहे हैं पाषाण काल। तो दोस्तों हम लोग पाषाण काल से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग प्राचीन काल में पाषाण काल पे बढ़ते हैं। यहाँ एक और आप लोग प्राचीन काल का विभाजन देख पा रहे हो। अगर प्राचीन भारत को हम लोग विभाजित करें शुरुआती स्तर पे, तो आपका एक तो है प्रागैतिहासिक काल, जो सबसे शुरुआती इतिहास का काल है। इस काल की विशेषता यह है कि इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, मतलब भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास नहीं हुआ था। और जो इतिहास है, अब भाषा और लिपि नहीं है, मतलब कोई हमें इस तरह के अभिलेख तो प्राप्त हुए नहीं हैं कि उस समय के मानव जीवन की हम लोग कल्पना कर सकें। तो इस समय का जो इतिहास है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, उत्खनन में मिले साक्ष्यों पर निर्भर। और इस काल का उदाहरण क्या है हम लोगों का, पाषाण काल, जो शुरुआती इतिहास है। अब दोस्तों इसके बाद का जो समय है, उस समय की क्या विशेषता है, उस समय लिखित साक्ष्य और लिपि उपलब्ध हो गए।
पर उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उस समय के इतिहास को जानने की जो प्रामाणिकता है वो अभी तक संदिग्ध है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, दोस्तों सबको पता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि ये कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। जब इस लिपि को पढ़ा जा सकेगा तब हो सकता है हमें उस समय के मानव जीवन का सटीक ज्ञान हो जाए। तो इस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का शुरुआती चरण। तो प्रागैतिहासिक काल क्या था? उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, यानी भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था। उसके बाद का जो चरण है आद्य ऐतिहासिक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। इसके बाद का जो काल है वो आपका है ऐतिहासिक काल। इसकी विशेषता क्या है कि इस समय जो लिखित साधन थे या लिपि थी उनको हम लोग पढ़ने में सक्षम हैं, उनको पढ़ सके हैं और ये लिखित साधनों पर निर्भर है। और इसके अलावा जो पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण है उसको भी हम लोग पढ़ने में सक्षम हुए हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं या वैदिक साहित्य है। इसके अलावा अगर इस इतिहास की हम लोग इसका उदाहरण देखें तो हमारा है उत्तर वैदिक काल और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का इतिहास, यानी महाजनपद काल का जीवन। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका मोटे तौर पर विभाजन देखा। अगर तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, क्योंकि भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था। उसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन उन्हें हम अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसका उदाहरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित साधन उपलब्ध हैं और उनको पढ़ने में हम सक्षम हैं। इसका उदाहरण है आपका उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रारंभ किससे कर रहे हैं? पाषाण काल से, जैसा कि पीछे अभी बताया। अगर दोस्तों पाषाण काल की बात की जाए तो पाषाण काल को भी यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें जो सबसे पहला पाषाणकालीन समय है वो है आपका पुरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल में सबसे पहला फेज, सबसे पहला चरण। उसके बाद है आपका क्रमशः मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। अब दोस्तों यहाँ भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पुरा पाषाण काल देखेंगे। और पुरा पाषाण काल में भी 3 भाग हैं। जो इसका सबसे पहला चरण है वो है पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है या लास्ट है जो अंतिम चरण है वो है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए जो पुरा पाषाण काल है उसके 3 चरण देखेंगे और उन चरण से संबंधित भारत में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं और भारत के अलावा जो भारत के आसपास के देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं उन देशों में पाए जाने वाले स्थलों को देखेंगे और इस समय के मानव की विशेषता भी देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल, इसकी टाइमिंग क्या है या इसका काल समय क्या है? यह है 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। अगर पूर्व पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसके अन्य नाम क्या है? चौपर चापिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, क्योंकि इससे संबंधित जो पुरा स्थल हैं वो सोहन घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं। और सोहन घाटी आपकी कहाँ है? ये आपकी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस जगह पे? पंजाब। दोस्तों आज़ादी के समय पे जब इंडिया का विभाजन हुआ तो जो पंजाब का विभाजन हुआ उसमें जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और पूर्वी पंजाब वो भारत के हिस्से में आ गया। बाद में जो पूर्वी पंजाब या भारत का पंजाब था उससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। तो जो पंजाब यहाँ आपको लिखा दिख रहा है ये दरअसल पाकिस्तान का पंजाब है। इसके कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, सियालकोट है। तो दोस्तों आपको जो पूर्व पुरा पाषाण काल है इससे संबंधित जो स्थल हैं अगर उत्तरी क्षेत्र में देखे जाएं तो सोहन घाटी, इस नदी से संबंधित घाटी या ये नदी कहाँ है? ये आपकी पाकिस्तानी क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो कश्मीर, डीडवाना, चित्तौड़गढ़। डीडवाना और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। इसके अलावा बेलन घाटी, बेलन घाटी का क्षेत्र कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र में, जहाँ आपका मिर्ज़ापुर जिला है। अगर जो साइट की बात की जाए, अगर इनके जो है स्थानों की बात की जाए तो इनके पर्टिकुलर कौन कौन सी जगह है, मलकपुर, चौतरा, कलार, चौमुख, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए जो कि नॉर्थ इंडिया के हैं। और अगर साउथ इंडिया की बात की जाए, साउथ इंडिया से पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया के और कुछ क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका, ये आपका मध्य भारत का है। हथनौरा जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। इसके अलावा सिहावल, सिहावल से भी क्या प्राप्त हुआ है, पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिए उत्तरी क्षेत्र। अब अगर दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए, जहाँ हमको पूर्व पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें है आपके तमिलनाडु राज्य का कौन सा, पल्लवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरई, मांजानकारन। और अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आपके करनूल, गिद्दलूर, करीमपुड़ी, नागार्जुन कोंडा। इसके अलावा अगर साउथ में ही कर्नाटक की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिमी राज्य जो कर्नाटक है उसका इसामपुर, यहाँ क्या मिला है, पत्थर के औजार बनाने का केंद्र। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ और लिखा दिख रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़कर, सिंध मतलब कहाँ है, सिंध है पाकिस्तान का एक प्रांत। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिस तरह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह पाकिस्तान में है 4 राज्य। एक है आपका पंजाब, एक है खैबर पख्तूनख्वा, एक है आपका सिंध और एक है बलूचिस्तान। तो एक जो सिंध प्रांत है वो है आपका पाकिस्तान में। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ जो है पूर्व पाषाण काल के एक भी साइट नहीं मिली है या एक भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों कहाँ कहाँ स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, सिंध में और केरल में। अब दोस्तों इस चित्र में हम लोग पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं उनको देख सकते हैं। ये आपकी जो सोहन नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, ये आपके अडियार है, बडियार है, पिंडी घेब है, मलकपुर है, चौतरा है, कलार है। ये कहाँ हैं आपके, ये आपके जो चौतरा है यहाँ गलत लिखा हुआ है। सोहन घाटी वाले जो क्षेत्र हैं ये पाकिस्तान में है। पहलगांव लिद्दर नदी की घाटी में, गंभीर नदी की घाटी में जो मध्य भारत में है। जालौर डीडवाना आपका राजस्थान में है। किब्बलहल्ली कर्नाटक में है। बागलकोट, मयूरभंज। तो दोस्तों इनसे हम लोग जो पूर्व पाषाण काल है उसके स्थल को देख सकते हैं। अगर दोस्तों पूर्व पाषाण काल के औजारों की या उपकरणों की बात की जाए तो यहाँ हस्त कुठार या कुल्हाड़ी, मतलब जो हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी है वो, जिसके हत्थे को हाथ से पकड़ा जाता था, हस्त कुठार, विदारणी, गंडासा और खंडक, ये जो है औजार या उपकरण पूर्व पाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और ये बने किससे थे, ये जो पत्थर है आपका कॉर्टेजाइट, ये कॉर्टेजाइट पत्थर से बने होते थे। गंडासा या चौपर या जो पैबुल थे ये किससे निर्मित थे, पैबुल या बाटिकास्म से। ये क्या हैं, गोल गोल पत्थरों के टुकड़े हैं। जैसे अगर नदी जब अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाती है, अगर वो अवसाद पत्थरों से निर्मित हैं तो कैसे हो जाते हैं, उनके जो किनारे रहते हैं वो तीखे नहीं रह जाते, वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, पेबुल या बटिकास्म। तो पूर्व पाषाणकालीन जो औजार हैं वो आपके पेबुल या बटिकास्म से निर्मित हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, अभी पीछे क्या देखा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले स्थल या पाए गए स्थल और उन स्थलों से प्राप्त उपकरण या औजार। अब दोस्तों इसके बाद के चरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चरण है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल
मध्यपुरा पाषाण काल का जो कालक्रम है वो किस टाइम का है? वो है आपका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। और अगर यहाँ हम लोग इसके अन्य नाम देखें तो मध्यपुरा पाषाण काल के अन्य नाम हैं सल्क संस्कृति। सल्क क्या है? ये तो आपके पत्थर के ही है। इसके अलावा मोस्तारी संस्कृति, फलक संस्कृति। इसके अलावा अगर इनके स्थल की बात की जाए तो अगर इंडिया में यहाँ महाराष्ट्र में देखें तो नेवासा। हालांकि नेवासा में पाषाण काल के बाद भी ताम्र पाषाण काल और उसके बाद तक भी सभ्यता का अस्तित्व रहा है, तो यहाँ है नेवासा। अगर झारखंड की बात की जाए पूर्वी भारत में तो सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इसकी साइट प्राप्त हुई है या स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चकिया जो कि वाराणसी जिले में है, सिंगरौली बेसिन जो कि आपका मिर्ज़ापुर जिले में है। इसके अलावा बेलन घाटी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भीमबेटका आपका पुरा पाषाणकालीन स्थल भी था और मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल भी है। इसके अलावा अगर गुजरात की बात की जाए तो सौराष्ट्र का क्षेत्र, ये अगर इंडिया है, ये अगर गुजरात है, तो ये सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ आपके मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हिमाचल की बात की जाए तो ब्यास, बाणगंगा जो नदी हैं, इनकी नदी घाटी वाले क्षेत्र में आपको जो है मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सिरस्का घाटी। अगर राजस्थान की बात की जाए तो बागन है, बेराच है, कादम्बली है, कादम्बली घाटियाँ, बूढ़ा पुष्कर झील, थार मरुस्थल से प्राप्त उद्योगों की को लूनी उद्योग की संख्या। यहाँ ये जो लिखा है, जो थार मरुस्थल से जो है आपको उपकरण या औजार बनाने के जो केंद्र प्राप्त हुए हैं, वो चूँकि लूनी नदी के घाटी के आसपास विकसित हुए थे, तो उसे क्या कहा जाता है उन उद्योगों को? पाषाणकालीन लूनी उद्योग। कुछ हिस्टोरियंस ने इसे क्या कहा है? लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। अब अगर दोस्तों पाषाणकालीन, मध्यपुरा पाषाणकालीन अगर उपकरणों की बात की जाए तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुए हैं? फलक, बेधनी, बेधनी मतलब छेद करने वाला जो उपकरण है वो, बेधक वो भी छेद करने वाला है। इसके अलावा सल्क से बनी खुरचनी, खुरचनी मतलब खुरपी टाइप की, जिससे जो है किसी चीज़ को हम लोग खरोच सकें। नोट में क्या लिखा? उपकरण मुख्यतः सल्क पर आधारित तथा क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर आदि से बने थे। पीछे हम लोगों ने जो देखे उपकरण वो किससे बने थे? वो आपके बटकास्म से बने थे या पेबुल से बने थे। और किससे बने थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। लेकिन यहाँ क्वार्टजाइट के स्थान पर जो बहुतायत में उपकरण प्राप्त हुए हैं वो किससे बने? आपके चर्ट से, फ्लिंट से। और इस काल में किसकी प्रधानता थी? फलकों की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने पूर्वपुरा पाषाण काल देख लिया, मध्यपुरा पाषाण काल देख लिया, उनके से संबंधित जो पाए गए स्थल हैं वो देख लिए, और उस समय की सभ्यता में जो पाए गए उपकरण हैं जिनका उपयोग होता था वो हमने देख लिए। अब हम लोग पुरा पाषाण काल के सबसे अंतिम चरण की बात करते हैं, तो ये है आपका उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों इस संस्कृति के अन्य नाम क्या हैं? तो इस संस्कृति के अन्य नाम है फलक और तक्षणी संस्कृति, चाकू संस्कृति। मतलब यहाँ इतना विकास हो गया था कि हथियारों में या उपकरणों में डिजाइन बनना स्टार्ट हो गई थी। इसलिए जो डिजाइनिंग की कला रहती है, अगर पत्थरों को अगर हम लोग तराशें तो उस कला को कहते हैं तक्षण कला। इसलिए इस संस्कृति का क्या नाम है? तक्षणी कला। दोस्तों याद रखना, अगर MCQ आ जाए कि पुरा पाषाण काल में उसके किस चरण को तक्षणी संस्कृति कहते हैं, तो कहते हैं उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल को। और इसमें देख लेते हैं अन्य बिंदु। फलक या ब्लेड के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग। याद रखना यहाँ क्वार्टजाइट का उपयोग कम होता जा रहा है लगातार। अगर इनके प्रमुख स्थल की बात की जाए तो झारखंड में कौन सा है? सिंहभूम। मध्य प्रदेश में जोगदहा, भीमबेटका, बम्बूरी, रामपुर और बाघोर। महाराष्ट्र में पटने, भदड़े, इनामगांव, ये आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति का भी हिस्सा है। बाघोर भी बात की संस्कृति का हिस्सा है। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो रैनीगुंटा,
बेमुला, नागार्जुन कोंडा, करनूल में बिल्ला सुरगम गुफाएं, प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी। अगर दोस्तों कर्नाटक की बात की जाए तो सोरापुर जो नदी है, सोरापुर दोआब में सलवादगी और मेरल भवी। इसके अलावा अगर गुजरात की बात की जाए तो जो पावागढ़ क्षेत्र है आपका उत्तर पूर्वी गुजरात का, वहाँ का जो स्थान है वो है विशदी, वो आपका पुरापाषाणकालीन स्थल है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो बूढ़ा पुष्कर, ये आपका मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल भी है और उत्तर पुरापाषाणकालीन स्थल भी है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोहंदा नाला जो कि बेलन घाटी का क्षेत्र है। लोहंदा नाला और चोपानी मांडो। इसके अलावा सोन घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। दोस्तों इस चित्र में आप लोग उत्तर पुरापाषाणकालीन या निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल हैं वो देख सकते हो। जो अभी हमने स्थल देखे उसके अलावा भी कई स्थलों के यहाँ नाम लिखे हैं, जैसे संघाव है, रेवात है, बेलन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, सिंह भूमि है जो कि झारखंड में है, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, रैनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, बीजापुर और सोरापुर की साइट है। आप लोग इसको एक बार गौर से देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हमने जो पुरापाषाण काल है उसके तीनों चरण देख लिए। अब हम लोग पुरापाषाण काल के आगे मध्य पाषाण काल पर बढ़ते हैं। माफ कीजिए दोस्तों, ये छूट गया था, हमने अभी इसके उपकरण नहीं देखे उच्च पुरापाषाण काल के, तो इसके उपकरण देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले बिंदु में क्या दिख रहा है कि जो उच्च पुरापाषाण कालीन संबंधी जो उपकरण हैं वो आपके हड्डी से निर्मित। यहाँ क्या हो गया था, पत्थरों के अलावा अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इसके अंतिम चरण में पत्थरों के साथ साथ हड्डी के उपकरणों का भी प्रचलन बढ़ने लगा था। ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा जो हम लोगों को प्राचीनतम जो गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो आपके अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो उसके अंतिम चरण की घटना है, जो कि उदाहरण के रूप में हमें कहाँ मिलता है, भीमबेटका। तो भारत में गुफा चित्रकारी के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से। ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। एक स्थान और है मुच्छतला चिंतामणि गवी, ये आपका एक आंध्र प्रदेश का स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, वही जो पहले बिंदु में लिखा है, हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पटने से क्या प्राप्त हुआ है, पटने अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कहाँ का स्थल है, महाराष्ट्र का। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमें, शुतुरमुर्ग के अंडे के खेल के टुकड़े पर कुरेद कर बनाई गई लाइनों की कला, मतलब कलाकारी भी लोग सीखना स्टार्ट कर दिया था इस समय लोगों ने। इसके अलावा एक बिलासपुर ग्राम है, ये आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला, प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष, और ये है कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में। और नए चकमक उद्योग की स्थापना इस समय तक हो गई थी, यानी आग का आविष्कार या आग की खोज की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। या ये कह सकते हैं कि आग की खोज शायद जो है पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में हुई हो। इसके अलावा आधुनिक स्वरूप वाले मानव होमो सेपियंस का उदय इसी काल की घटना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पुरापाषाण काल देख लिया, जिसमें हमने उसके तीनों चरण देख लिए। अब हम लोग मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल देखते हैं अब हम लोग।
मध्य पाषाण काल में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो पाषाण उपकरण हैं उनका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। क्यों हो गया दोस्तों, हम लोग अगर गौर किया हो तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है वैसे वैसे उपकरणों का साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है और उनकी जो काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। इसको हम लोग उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि शुरुआती समय में जो है फाइटर जेट का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है बड़े बड़े इंजन के फाइटर जेट थे, तो इस वजह से उनका आकार भी बड़ा था, 2 पायलट भी बैठ सकते थे। लेकिन आज का समय कैसा है, आज का समय ऐसा है कि तकनीक का इतना विकास हो गया कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ गई और जल्दी से राडार के पकड़ में आपके फाइटर जेट नहीं आएंगे। इसके अलावा फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए कौन तैयार है, ड्रोन। ड्रोन का आकार तो काफ़ी छोटा है, पकड़ने में आएंगे नहीं और फाइटर जेट की अपेक्षा काफ़ी छोटे हैं। तो क्या हुआ, ये समय के साथ फाइटर जेट के आकार में परिवर्तन हुआ, उसकी तकनीकी में विकास हुआ तो वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी बन गई। और जो आपके ड्रोन है या यूएवी है उसमें तो फाइटर जेट की भी फाइटर पायलट की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन किसी ड्रोन को या यूएवी को शूट डाउन कर दे या मार गिराए तो उससे ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं होगी। तो ये किस चीज़ का है चमत्कार, ये है आपका तकनीक के विकास का। ऐसा ही क्या हुआ, शुरुआती फेज हमने देखा जो उसमें पुरा पाषाण काल था उसमें भी उपकरण कैसे थे, बड़े बड़े थे लेकिन उनकी जो काम करने की क्षमता थी वो कमज़ोर थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे जैसे समय का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ तो फिर क्या हुआ, जो पाषाण के जो उपकरण थे उनका साइज कैसा हो गया, उनका आकार हो गया सूक्ष्म या छोटा। अब मध्य पाषाण काल से संबंधित अगर हम लोग स्थल की बात करें तो गुजरात में कौन से स्थल हैं, लंघनाज, रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन कोंडा, गिद्दलूर, रैनीगुंटा जो हमने अभी पुरा पाषाण काल में देखा, ज्वालापुरम। कर्नाटक की बात करें तो संगनकल्लू जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका उत्तर पश्चिम कर्नाटक का क्षेत्र है। तमिलनाडु तिरुनेवेली और टेरी समोए। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बीरभानपुर जो कि बर्धमान जिले में है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वही है आपका भीमबेटका जो कि पुरा पाषाणकालीन स्थल भी है और आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल। इसके अलावा आदमगढ़ जो कि कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर में आपको पुरा पाषाणकालीन स्थल भी प्राप्त हुए। इसमें कौन सी साइट है, मोरहना पहाड़, बगही खोर, लेखैया। और अगर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चोपानी मांडो और महरूडी। चोपानी मांडो हम लोगों को अभी पीछे हम लोगों ने किस में देखा, आपका पुरा पाषाण काल में देखा। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, मारवाड़ क्षेत्र में है, बागोर जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में है, भीलवाड़ा जिले में है। बिहार में कौन सा क्षेत्र है आपका, पैसरा। ये तो दोस्तों मध्य पाषाणकालीन साइट है या पुरा स्थल है। अगर मध्य पाषाणकालीन स्थलों की विशेषताएं और उनसे प्राप्त जो उपकरण या साक्ष्य हैं अगर उनकी बात की जाए तो बागोर जो क्षेत्र हमने पढ़ा कहाँ है, ये आपके राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में है, भीलवाड़ा जिले में है। ये आपका सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, वो है आपका बागोर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी। और यहाँ क्या है, एक आदिम संस्कृति संग्रहालय, महासमितियों का टीला, बागोर को ये भी कहा जाता है, इन 2 नामों से भी जाना जाता है। और यहाँ क्या प्राप्त हुए, नरकंकाल और व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण। ये एमसीक्यू आ सकता है कि मध्य पाषाणकालीन स्थलों में अगर व्यवस्थित अंत्येष्टि की प्रमाण की बात की जाए तो कहाँ प्राप्त हुए, बागोर में। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ये जो पशुपालन की घटना है ये आपकी मध्य पाषाण काल की है। और मध्य पाषाण कालीन में अगर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो कहाँ प्राप्त हुए, तो वो आपके प्राप्त हुए बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान में। अगर एमपी के स्थल की बात की जाए तो भीमबेटका में क्या है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, मानव अंत्येष्टि के प्रमाण प्राप्त हुए। आदमगढ़ में क्या प्राप्त हुआ, ये आपके कहाँ है, ये आपके उत्तर प्रदेश की साइट है। यहाँ लघु पाषाण उपकरण जो यहाँ सूक्ष्म हो गए थे वो। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ भी बागोर में भी। पंचमढ़ी ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ की साइट का नाम क्या है, जम्बूद्वीप। और भ्रांतनीर या डोरोथी नामक शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब क्या है, ऐसे स्थल पत्थरों के जहाँ जो है मानव आश्रय लेता हो। इसके अलावा मोरहना पहाड़, यहाँ क्या प्राप्त हुआ, चित्रयुक्त शैलाश्रयों के चित्रों में
दो रथों के चित्र। दो रथों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मोरहना पहाड़ से। इसके अलावा धनुष बाण के सूक्ष्म पाषाण पुरावशेष, ये भी कहाँ प्राप्त हुए आपके? ये भी प्राप्त हुए आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल में। कौन सा स्थल है? मोरहना। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले का सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश का स्थल है। यहाँ क्या प्राप्त हुए? मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले अवशेष। अगर एमसीक्यू आ जाए कि मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले अवशेष मध्य पाषाणकालीन स्थलों में कहाँ प्राप्त हुए, तो वो हैं आपके सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। और क्या लिखा है यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि के संस्कार विधि का पता चलता है। और प्राचीनतम मानव के जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त हुए। और मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य, दोस्तों याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मानवीय आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य अगर पूछ ले किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके हुए हैं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से। इसके अलावा संयुक्त रूप से दो पुरुषों एवं दो स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। इसके अलावा एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से। और आवास के लिए निर्मित जो झोपड़ी हैं वो प्राप्त हुई हैं सराय नाहर राय से। इसके अलावा गर्त चूल्हे, गर्त का मतलब है गड्ढा युक्त जो चूल्हे हैं, वो प्राप्त हुए आपके सराय नाहर राय से। अगर दोस्तों हम लोग मैप पे देखें, अगर दोस्तों मैप पे देखें तो यहाँ है सराय नाहर राय, यहाँ है भीमबेटका, और आपके यहाँ है बागोर, यहाँ है पंचमढ़ी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे और भी स्थल है महदहा, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से मानव अस्थि पंजर, स्तंभ गर्त, गर्त चूल्हे, बूचड़ खाने के साक्ष्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य पाषाणकालीन स्थलों में बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हुए आपके महदहा से। हड्डी के आभूषण, यहाँ दोस्तों हड्डी के उपकरण बनने लगे थे, तो फिर बाद में क्या होगा? हड्डी के आभूषण भी बनेंगे। युगल समाधि, मतलब एक ही समाधि में 2 लोग, युगल समाधि। दमदमा जो स्थल है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी त्रिमानव समाधि। हाथी दांत की लटकन। और सर्वाधिक समाधान कहाँ से प्राप्त हुए मध्य पाषाणकालीन स्थलों में? दमदमा से। और अगर वहीं सर्वाधिक मानव कंकाल की बात की जाए तो वो हैं आपके लेखहिया से। पैसरा से क्या प्राप्त हुआ? बिहार का स्थल है। झोपड़ियों के सर्वप्रथम साक्ष्य और विस्तृत साक्ष्य झोपड़ियों के कहाँ से प्राप्त हुए? चौपानी मांडो से उत्तर प्रदेश से। बारासिमला से क्या प्राप्त हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की साइट है? पत्थर के कुठार का ठूंठ, ये बरकचा से। और आपके बारासिमला, बरकचा और सिद्धपुर उत्तर प्रदेश से, इनसे कारखाने के साक्ष्य। अगर लंगनाज की बात की जाए तो लंगनाज से क्या प्राप्त हुआ? और लंगनाज है कहाँ? गुजरात में। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने, यानी सबसे अच्छी बनावट के या सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त, जिनका सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, मतलब जिन उपकरणों की क्षमता अच्छी हो, वो उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? लंगनाज से। और गैंडे की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों ये एमसीक्यू आ सकता है कि गैंडे की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लंगनाज, गुजरात से। कनेवल से क्या प्राप्त हुआ? ऊँट, गैंडे, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियाँ। अगर लोटेश्वर की बात की जाए तो यहाँ से क्या हुआ? 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य। टेरीसमो जो कि तमिलनाडु की साइट है, यहाँ से बालू के टीले तथा फ्लिंट एवं चर्ट निर्मित उपकरण। क्वार्टजाइट हम लोग पुरापाषाण काल में छोड़ चुके हैं, फ्लिंट और चर्ट चल रहा है। हड्डियाँ भी आ गई, हड्डी के उपकरण भी हैं। जलाहल्दी से क्या प्राप्त हुआ? नवीन विशेषता, यानी डी आकार के तिरछे तीर, इस तरह के। ये डी आकार है, धनुष बाण। औजार उद्योगों के साक्ष्य। और जो बीरभानपुर है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? खंबे गाड़ने के लिए खोदे गए भूछिद्र या गड्ढे। इनके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? इनके अवशेष प्राप्त हुए बीरभानपुर से। बीरभानपुर कहाँ की साइट है? पश्चिम बंगाल की। अन्य स्थल देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के।
चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ? जंगली चावल। हस्त निर्मित मृदभांड यानी बर्तन बनाने की कला शुरुआती चरण में थी। अन्नागार, जहाँ जो है अनाज का स्टॉक रखा जाता है। ज्वालापुरम से क्या प्राप्त हुआ? एशिया की, याद रखना उपमहाद्वीप की नहीं है, एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री। इसके साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? आपके ज्वालापुरम। और ये ज्वालापुरम किस काल की साइट है? मध्य पाषाण काल की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के। इस समय तक जो पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था उसमें कुत्ता जो है प्रमुख पालतू पशु हो गया था। और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या थे आपके? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं फेमस हैं, पाषाणकालीन चित्रकला के लिए ही प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के अलावा पाषाणकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थल हैं? आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर। और इस काल में अभी हमने पीछे क्या देखा? डी आकार के धनुष भी बनने लगे थे। तो धनुष तो बनने ही लगे थे, भले ही वो डी आकार के हों या किसी और आकार के हों। इसी काल में धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत। अगर एमसीक्यू आ जाए कि अंतिम संस्कार की प्रथा जो है कहाँ से हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वो मिलती है मध्य पाषाण काल से। ठीक है। और सभी जगह के जो चित्र हैं, जो हम लोगों को चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ या मिर्जापुर, वहाँ क्या है? चित्रों के विषय कैसे हैं? चित्रों के विषय मुख्यतः पशु हैं, मनुष्य नहीं है। यानी पशुओं की जो चित्र हैं वो ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। और आदमगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ गैंडे के शिकार का चित्र, देखिए गैंडा भी यहाँ पशु है और गैंडा पशु के रूप में एक विषय है आपका आदमगढ़ के चित्रों का। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पुरा पाषाण काल में, लेकिन प्रारंभिक प्रयोग कब हुआ? आपका मध्य पाषाण काल में। जो हमने पीछे देखा था वहाँ अग्नि के लिए जो प्रयास चल रहे थे वो एक बिंदु में हमने देखे थे। और नियमित प्रयोग अगर अग्नि का देखा जाए तो नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने पाषाणकालीन स्थलों में पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगले चरण में, वो है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं। नव पाषाण काल को और क्या कहा जाता है? नव पाषाण क्रांति। इसे किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता क्योंकि इस समय खेती प्रारंभ हो गई थी। और नव पाषाण काल शब्द की अगर बात की जाए तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन लुब्बाक ने। और भारत में जो अगर नव पाषाण कालीन स्थल की बात की जाए, सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? टॉस नदी घाटी में। और पत्थर की जो कुल्हाड़ी है ये नव पाषाण काल का प्रमुख औजार है। उपकरण की पॉलिश किए हुए पत्थरों से निर्मित हम लोगों को संरचना देखने को मिलती है। जो उपकरण हैं वो क्या हुए? वो आपके पॉलिश किए हुए पत्थरों से निर्मित थे, इसलिए पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी इसे कहा जाता है। कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हम लोग कहाँ देखते हैं? नव पाषाण काल में। और कौन कौन सी फसलें देखते हैं? गेहूँ, जौ और मटर की खेती के साक्ष्य। इसके अलावा इस काल की अन्य उपलब्धियाँ क्या हैं? इस काल की अन्य उपलब्धियाँ हैं, इन्होंने जानवरों को, इस समय के मानव ने जानवरों को पालतू बना लिया था, जो कि मध्य पाषाण काल से यह घटनाक्रम स्टार्ट हो गया था। कृषि की शुरुआत, जब कृषि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो लोग एक जगह बसना स्टार्ट कर देंगे, स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो जाएगी। उनके रहने को जो खानाबदोश जीवन है उसको स्थिरता प्राप्त होगी, तो स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो जाएगी। नाव का निर्माण शुरू। इसके अलावा जो फसलें हैं रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं और कपास, ये हमें कहाँ दिखती हैं? नव पाषाण काल में। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नव पाषाणकालीन स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्य एवं अवशेष की बात की जाए तो अगर उत्तर पश्चिम के स्थलों की बात की जाए तो आपको मिलता है मेहरगढ़, जो कि कहाँ है? जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का एक क्षेत्र है। मेहरगढ़ किस नदी घाटी के किनारे है? इसका जो पुरा स्थल है वो है आपकी बोलन नदी के किनारे और बोलन दर्रे के पास स्थित है।
और ये मेहरगढ़ की विशेषता ये है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है और इसकी टाइमिंग क्या है 7000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ चूंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है इसलिए क्या कहा जाता है इसे, बलूचिस्तान का अन्न भंडार एवं रोटी की टोकरी। क्यों कहा जाता है, रोटी की टोकरी या अन्न भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त 7000 ईसा पूर्व के, और सर्वप्रथम जिस फसल की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो हैं रागी। इसके अलावा मुख्य फसलें और कौन सी हैं, गेहूँ, कपास। इसके अलावा अन्नागार के साक्ष्य यानी अनाज को इकट्ठा रखने के साक्ष्य, ये भी हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त। बकरी के साथ मालिक को दफनाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त। कारीगर की कब्र भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों से निर्मित सिगार के आकार की अंगीठी से युक्त जो मकान हैं वो भी आपके कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। इसके अलावा चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग और जुड़े हुए जो हंसिए हत्ते के साथ जुड़े वो भी कहाँ हमें प्राप्त हुए, वो भी हुए मेहरगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में स्थित पाषाण नवपाषाणकालीन स्थलों की बात की जाए तो वो है आपका कोलडिहवा, ये भी कहाँ है, बेलन घाटी में स्थित है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि 6000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ आपको पाषाण काल के बाद के जो युग हैं आपकी वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, उस समय के भी आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस समय के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी यहाँ अवशेष हैं। इसके अलावा वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य जो कि इस तरह की संरचना की रही होगी। रस्सी छाप या डोरी छाप मृदभांड, जो बर्तन है उसमें रस्सी की छपाई या डोरी की छपाई। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का अन्य स्थल है महगढ़ा या महागरा, यहाँ क्या है, इसी प्रकार की वृत्ताकार झोपड़ियों के स्तर, डोरी या टोकरियों के छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृदभांड। चावल की खेती के साक्ष्य पशुवाड़ा जहाँ पशुओं को इकट्ठा रखा जाता है, एवं गौशाला का साक्ष्य। गौशाला में जरूरी नहीं है कि गाय ही रही हो, सभी प्रकार के पशु रह सकते हैं क्योंकि पशुवाड़े की बात हो रही है। एक और क्षेत्र है लहुरा देव जो कि तराई में स्थित है, यहाँ चावल की खेती के साक्ष्य। चौपानी मांडो में मृद भांडों के उपकरण का सबसे पुरातन साक्ष्य यानी बर्तनों के उपयोग करने के सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर प्राप्त हुए हैं तो वो है आपके चौपानी मांडो में। इसके अलावा कोलडेहवा, चौपानी मांडो और महगढ़ा से अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादक चरण के साक्ष्य। इस पॉइंट का मतलब है कि खेती के प्रारंभ करने से लेकर उसकी जो फसल है इतना उत्पादन हो गया कि अब उसको स्टॉक में रखा जा सकता है आने वाले समय की ज़रूरतों के हिसाब से। तो वो हमें जो संक्रमण काल प्राप्त होता है वो कहाँ मिल रहा है हमको, चौपानी मांडो, कोलडेहवा और महगढ़ा से। इसके अलावा जो पंचोहे स्थल है उत्तर प्रदेश का वो एक अन्य नवपाषाणकालीन स्थल है। तो दोस्तों ये हमने देखे उत्तर प्रदेश से संबंधित नवपाषाणकालीन स्थल। आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं उनमें एक है चिरांद। ये कहाँ है, ये स्थल आपका गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के संगम पर स्थित है। अगर ये आपका गंगा का मध्यवर्ती मैदान है यहाँ, तो आपकी घाघरा, गंगा, सोन और गंडक इन नदियों के संगम पर क्या है, आपका चिरांद है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हड्डी के उपकरण, वो भी किस जानवर की हड्डी से निर्मित थे, हिरण के सींगों से। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से जो है पत्थर के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम लोग कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर से संबंधित जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं उनमें एक तो है आपका बुर्ज होम और दूसरा है गुफकरल।
इससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है? भुर्ज वृक्ष का जो स्थान है, जो कि कश्मीर में पाई जाने वाली एक वनस्पति की प्रजाति है, उसके नाम पे इस स्थल का नाम क्या है? बुर्ज होम। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? खुरदरे धूसर मृदभांड के उपयोग के साक्ष्य। मृदभांड का मतलब क्या है? बर्तन। खुरदरे धूसर, जो खुरदरे धूसर जो डिजाइनिंग के आपके बर्तन हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर तथा एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र। तो ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से। अगर गुफ़्फ़करल की बात की जाए तो गुफ़्फ़करल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि गुफ़्फ़करल और बुर्ज होम का मतलब क्या है, तो आपके पास आंसर रहेगा भुर्ज वृक्ष का स्थान और कुम्हार की गुफा। इसके अलावा गुफ़्फ़करल से क्या प्राप्त हुआ? अनाज पीसने के साक्ष्य और वस्त्र सिलने की विधि, इसके साक्ष्य। अलंकृत हार्वेस्टर और तांबे की हेयरपिन और कृषि एवं पशुपालन। कृषि तो नवपाषाण काल की घटना थी ही, पशुपालन मध्यपुरा पाषाण काल की घटना थी। तो इन दोनों ही घटनाओं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हमें? गुफ़्फ़करल से। अगर कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थलों की अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ क्या प्राप्त हुए आपको? गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए घर। पृथ्वी की सतह के नीचे गड्ढे बनाओ और उसमें रहने के स्थान बनाओ तो क्या है? वो गर्तावास हैं। अनेक प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाणों यानी माइक्रोलिथ पाषाण फलक के उद्योग, इनका पूर्णतः अभाव मिलेगा कहाँ? कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों में। इसके अलावा गोमल नदी घाटी, उससे क्या प्राप्त हुआ? विशाल सामुदायिक चूल्हे के साक्ष्य। हो सकता है कि यहाँ भंडारा होता हो। ये तो दोस्तों हम लोगों ने नवपाषाणकालीन जो स्थल देखे वो थे आपके उत्तर भारत के। अब अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत के स्थलों में हम लोगों को जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें एक तो कर्नाटक, इस स्टेट में कौन से प्राप्त हुए? मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम है। संगनकल्लू, हल्लूर, कोडाइकल, टी नरसीपुर, टेक्कलकोट और बेल्लारी, जो कि उत्तर पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र है। अगर बेल्लारी की बात की जाए तो बेल्लारी स्थित जो नवपाषाणकालीन स्थल है उनमें है आपके संगनकल्लू, टेक्कलकोट, बुदिहल, कुपगल, कप्पगल, कुदीथिनी। अगर पिकलीहल की बात की जाए तो पिकलीहल से भस्म टीले प्राप्त हुए हैं, यानी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और जो मवेशी रखने वालों की बस्ती है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर कुपगल की बात की जाए तो कुपगल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुदिहल में क्या प्राप्त हुआ? सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य। हो सकता है भंडारा हो या कोई धार्मिक स्थल हो, इस वजह से ये साक्ष्य वहाँ पाए गए। टेक्कलकोट से सोने की लट या लटकन या कान की वालियाँ। दोस्तों हमने कहा था जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है या कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि केवल कांसे का या तांबे का उपयोग हो रहा हो, अन्य धातुओं का ज्ञान भी मानव को था। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि पाषाण काल में भी आप लोग जो नवपाषाण काल का टेक्कलकोट स्थल देख रहे हो, वहाँ जो है सोने की लटकन की बात हो रही है, यानी कई सारी धातुओं का मानव को ज्ञान था। अगर बाटकल्स की बात की जाए तो बाटकल से सुपारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के स्थल देखते हैं। तो नागार्जुनगोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनपल्ली, संगनकल्लू, उतनूर और पलवाय से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राख के टीले के। तमिलनाडु की बात करें तो पोयमपल्ली, आदिचनल्लूर, ओदे। आदिचनल्लूर से क्या प्राप्त हुआ है? ऐसी कब्रें प्राप्त जिनमें सबों की हड्डियां पात्र में रखकर दबाई गई हैं। हो सकता है कि वहाँ गंगा में जो है हड्डियों को बहाने का या राख को बहाने का कॉन्सेप्ट नहीं हो। ओदे से शिशु के कपाल की प्राप्ति। कपाल का मतलब जो नरमुंड में जो सिर का आकार है वो। अगर नवपाषाणकालीन औजारों की बात की जाए तो वहाँ हमें कौन से औजार प्राप्त होते हैं? सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले और छैनी। अन्य तथ्य क्या है नवपाषाण काल से संबंधित? नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम मृदभांड बनने लगे। अन्न संग्रह हेतु बर्तनों की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया, खेती की जाने लगी। तो जो आपका अनाज ज़रूरत से ज़्यादा रह जाता था वो कहाँ हम लोग रखेंगे, या उसको मानव कहाँ रखता था? उसे रखता था अन्नागार में।
इसके अलावा कुंभकारी या कुम्हार के काम के सर्वप्रथम साक्ष्य जो बर्तन बनाने के साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ दिखाई देंगे? नवपाषाण काल में। अर्थात कुम्हार के चाक का प्रारंभ भी हो गया था और बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड और मंद वर्ण के मृदभांड और धूसर मृदभांड हम लोगों को पाषाण काल में, नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें जो नवपाषाण काल है, पुरापाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, उनको शामिल करते हुए पूरा पाषाण काल हमने समाप्त किया है। आशा है कि आप लोगों को ये जो आपका लेक्चर रहेगा ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। अगर आप खुद से भी इसकी तैयारी करेंगे तो इन साइट के साथ आप लोग जो है मैप का अध्ययन करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि आगामी समय में जो आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और यूपी आरओ की जो परीक्षा है उसमें ये लेक्चर सहायक सिद्ध हो। अब हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।